चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ फ्रंट पेज से देखेंगे क्यूबा देश के बारे में। तो थाउजेंड ऑफ क्यूबन्स रैली अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो क्यूबा की जो सरकार है वहाँ के लोग उससे खुश नहीं हैं। आखिर क्यों खुश नहीं हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण से वो लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी बातें इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लो, इनका एक ही कहना है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के स्टेप डाउन करो, मतलब अपना त्यागपत्र दो। तो आखिर ऐसी बात क्या हो गई? तो फ्रीडम के नारे वो लगाते हुए एंड कॉलिंग फॉर प्रेसिडेंट मिगुएल टू स्टेप डाउन, थाउजेंड ऑफ क्यूबन जॉइंड स्ट्रीट प्रोटेस्ट फ्रॉम हवाना से लेकर सैंटियागो। संडे के दिन की ये बात है। और ये सब बहुत ही बड़ा एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट देखने को हमको मिल रहा है। और यदि हम इस आइलैंड में सरकार की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन रहता है। तो प्रोटेस्ट इस समय में और भी भड़क उठा है, जबकि हम देख रहे हैं क्यूबा में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है जब से कि सोवियत यूनियन फॉल हुआ है, जो कि इसका फॉर्मर एलाई था। एंड ए सर्ज इन कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अलग से है, इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसके अलावा विथ पीपल वॉइसिंग एंगर ओवर शॉर्टेज ऑफ बेसिक गुड्स। अब बेसिक जो नीड है लोगों की वो तक उनको नहीं मिल पा रही है, मिल भी रही है तो महंगी मिल रही है। कर्ब्स ऑन सिविल लिबर्टीज़। इसके अलावा लोगों की जो स्वतंत्रता होती है भाषण की, लिखने बोलने की, आलोचना करने की, इसमें भी कई सारे व्यवधान उनको देखने को मिले हैं। और जिस प्रकार से वहाँ का जो शासन है उसने कोरोना वायरस को हैंडल किया है, इसके चलते चलते लोगों का जो प्रदर्शन है, एंटी गवर्नमेंट जो मूवमेंट है, और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। कई सारे लोग गैदर्ड हुए डाउनटाउन हवाना में एंड एलोंग पार्ट ऑफ द सी साइड ड्राइव, और चिल्ला रहे हैं कि अपना त्यागपत्र दो, प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र दो। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब लोगों के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रकार से हिंसाएं वहाँ पर घटित हो रही हैं, तो पुलिस और आर्मी पर्सनल की सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब अभी तो हमने एक पक्ष को सुना है, मतलब हमने जनता का पक्ष सुना है ना। अब हम देख रहे हैं दूसरी तरफ सरकार का क्या पक्ष है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डियाज, उनका कहना है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हैं, उन्होंने स्पीच दिया संडे के दिन आफ्टरनून को, ब्लेम द अनरेस्ट ऑन कोल्ड वार फोई। ठीक है, अब जो अनरेस्ट है वो क्या है? कोल्ड वार फोई के कारण के जो शत्रु हैं, जो यूएस है, विच इन द रिसेंट ईयर टाइटन इट्स डिकेड ओल्ड ट्रेड एम्बार्गो ऑन द आइसलैंड। अमेरिका ने इस देश के ऊपर कई सारे ट्रेड से रिलेटेड प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। उनका कहना है कि कई सारे जो प्रोटेस्टर हैं वो सिंसियर हैं, लेकिन कई जो हैं बट मैनिपुलेटेड बाय द यूएस सोशल मीडिया कैंपेन, ऐसा उनका कहना है। और कई सारे तो आतंकवादी उसमें शामिल हो गए हैं, और उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो ऐसा चीज़ हो रहा है, इसके ऊपर कोई टॉलरेंस देने वाले नहीं, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा प्रेसिडेंट का कहना है। इसके अलावा यदि हम तीसरा पक्ष है अमेरिका को देखें, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है, यूएस स्टैंड है विद द पीपल ऑफ क्यूबा। अमेरिका क्यूबा की जनता के साथ में है। वी स्टैंड विद द क्यूबन पीपल एंड देयर clarion call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decade of repression and economic suffering to which they have been subjected by the Cuba's authoritarian regime। अमेरिका का कहना है कि वहाँ की जनता जो है स्वतंत्र नहीं है, और जिस प्रकार से कोरोना की हैंडलिंग हो रही है, इकोनॉमिक की जो क्राइसिस हो रही है, उससे वहाँ की जो पब्लिक है वो परेशान है। इसलिए हम जो है वहाँ की जनता का पूरा साथ देंगे।
इसके बाद वाली जो सेकंड न्यूज़ है हमारी नेपाल से रिलेटेड है। तो नेपाल का जो विपक्षी गठबंधन था, इसने प्रतिनिधि सभा को बहाल करो, फिर से बहाल करने और नेपाली कांग्रेस में जो सीनियर लीडर रहा था देउबा, शेर बहादुर देउबा को पीएम नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया था। अब होता क्या है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिशों पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा सदन को भंग करने के आदेश के 2 दिन के बाद गठबंधन के नेताओं ने उच्चतम न्यायालय गए। ओली की सरकार 10 मई को सदन में विश्वास मत में हार गई थी, इसके बाद अल्पमत में आ गई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। इन्होंने क्या मांग करी थी? इनका कहना था कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा, इसको अनुच्छेद 76 के अनुसार में नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और इन्होंने नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा को रद्द करने, महामारी के बीच चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों को रोकने और संविधान के प्रावधान के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिहाज से सदन की बैठक बुलाए जाने के लिए आदेश जारी करने की मांग भी कर रहा था। तो यही बात यहाँ पर न्यूज़ में हमको देखने मिली है कि नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्शन दिया है कि जो देउबा है उनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाए नेपाल का। इसके बाद वाले तीसरे नंबर की जो न्यूज़ है हमारी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉर्मली प्राइसेस में का बढ़ना, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। यदि आप टिकट का किराया बढ़ रहा है वो भी एक प्रकार से इन्फ्लेशन के अंतर्गत है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो भी वो भी एक प्रकार का इन्फ्लेशन है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स इत्यादि की कीमतों में यदि हमको वृद्धि देखने को मिलती है तो उसको हम नॉर्मली इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कहते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या मेज़र करती है? एवरेज प्राइस चेंजेस इन ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज ओवर टाइम। अब इसका मतलब क्या हो गया? हमने पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया है कि सन 2010 का, और अभी हम वर्तमान में तुलना कर रहे हैं इसकी 2021 के साथ में। 2010 में पार्टिकुलर वस्तुओं का दाम क्या था और वर्तमान में कितना दाम बढ़ गया है, यहीं से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। नॉर्मली महंगाई ये बताती है कि अब आपके पास जो खरीदने की कैपेसिटी है ना वो कम हो गई है आपके देश की जो करेंसी है उसमें। अब इस चीज़ से क्या हो सकता है, ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमी की वो डाउन हो सकती है, मंदी आ सकती है। फिर भी ए मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन इज़ प्रमोटेड। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी रहता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चल रही है। यदि हम बात करें हमारे इंडिया की तो इन्फ्लेशन इज़ प्रीमियरली मेजर्ड बाय 2 मेन इंडिकेटर्स। हमारे देश में इन्फ्लेशन को मेनली 2 तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। उसके लिए 2 इंडेक्स यूज किए जाते हैं, एक है WPI और दूसरा है CPI। जो कि WPI मेजर करता है होलसेल में होने वाले इन्फ्लेशन को, और CPI जो है रिटेल लेवल प्राइस में यदि चेंज होता है तो उसको मेज़र करने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। इन्फ्लेशन रिमेंस अबव 6% इन जून के महीना में इन्फ्लेशन या फिर महंगाई किस प्रकार से रही है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। RBI ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करा था तो उस समय उसने जो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा था उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली है। इसका मतलब यही हुआ कि RBI को कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें यही बात बताई गई है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन टचेस 12.7%, ऑयल, फैट, एग्स
लीड फूड प्राइस स्पाइक, ये इन्होंने भी प्राइस को स्पाइक कर दिया है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान में, जो कि एक स्कीम से रिलेटेड है, घर घर औषधि मेडिसिन इन ईच हाउस होल्ड स्कीम, जो कि राजस्थान में लॉन्च की गई है। क्या है ये स्कीम, क्या इससे फ़ायदे होने वाले हैं, तो ये उसको हम देखने वाले हैं। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो वृक्षारोपण को मोटिवेट करने की ये स्कीम है, जिसके अंतर्गत लोगों को क्या है, दवाई से रिलेटेड जो पौधे हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप घर में ही इनको उगाइए, घर में ही इनका आप पालन पोषण करिए और इनको बड़ा करिए, ताकि आपके अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो बढ़े और कोरोना का इन्फेक्शन कम हो सके, कोरोना से आप अच्छे से लड़ सकें। ऐसा राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये काम चालू किया है। तो ड्राइव फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट एट होम, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि इन पौधों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिसको सैपलिंग कहते हैं हम पौधों को, विथ मैसेज फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। और एक प्रकार से ये मैसेज दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक प्रकार से पहल कहना चाहिए, ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट्स एट होम एमिड कोरोना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन राजस्थान। इसके लिए टास्क फोर्स को अपॉइंट किया गया है ताकि इस प्रकार के जो पौधे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके टू ऑल हाउस होल्ड along with the message for increasing natural immunity to the fight infection। अब कुछ कुछ प्लांट हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए, जैसे कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, जो कि प्रिपेयर्ड किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि लोगों के अंदर डेवलपमेंट लाएगा नेचुरल स्ट्रेंथ को, ऐसा कहना प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो इस स्कीम में किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। जैसे कि शुरुआत कर लेते हैं हम बच्चों से। ये चीज़ें हमें बचपन से ही उनको सिखाना है कि पेड़ पौधों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। अभी पेड़ पौधों के ना होने से कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं, कैसे हम पेड़ों को केयर करें। तो चिल्ड्रन को भी इनकरेज किया जाएगा कि आप पौधारोपण करिए, उनकी केयर करिए, उनकी देखरेख करिए, उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से उनके अंदर अवेयरनेस फैलाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो इम्यूनिटी है सभी लोगों की बढ़ सके। इसके अलावा जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये आइडेंटिफाई करेगी प्लेसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैपलिंग्स, कौन कौन सी जगह में कहाँ कौन से पेड़ पौधे का वितरण करना है, टास्क फोर्स ये भी डिसाइड करेगी। और बाकी जो लोग बचे रहेंगे वो टच में रहेंगे विद द पंचायत राज फंक्शनरीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ में संपर्क में रहेंगे एंड कॉरपोरेट हाउसेस, ताकि अवेयरनेस जनरेट किया जा सके अबाउट द यूटिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिन वाले जो प्लांट हैं उनकी हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, इसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो ईच हाउस होल्ड विल बी सप्लाइड विथ 8 मेडिसिनल प्लांट। तो हर घर को 8 दवाई से संबंधित जो पौधे हैं 8 तो प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री वो भी। एंड दे विल आल्सो बी अवेलेबल एट द नर्सरीज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब घर घर तो आपको मिल ही रहा है, इसके अलावा यदि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके लेना है तो वहाँ पर भी जाके आप ले सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं त्रिपुरा स्टेट से, और न्यूज़ है मलेरिया से रिलेटेड। तो मलेरिया का थोड़ा सा परिचय हो जाए। ये जो जानकारी हम देख रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट से, WHO के अनुसार मलेरिया के कुछ हम डेटा देखेंगे। मलेरिया क्या है, कैसे फैलता है, कैसा प्रिवेंशन उसको किया जा सकता है, यही सब बातें इसमें जानेंगे। तो मलेरिया इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, मतलब जीवन को इससे खतरा रहता है, जो कि इसका मेन रीजन है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी किनको कहते हैं, जो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर जब निर्भर होता है उससे खाना प्राप्त करता है तो उसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सब परजीवी के अंतर्गत आते हैं।
अब ट्रांसमिटेड टू पीपुल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो व्यक्ति को काटती है और उसी से उस व्यक्ति को फिर मलेरिया हो जाता है। अब यदि हम बात करें कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसका क्योरेबल भी है। ये दोनों चीज़ इसकी की जा सकती। अब 2019 का यदि हम डाटा देखें ना, देयर वर एन एस्टिमेटेड 229 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया। पूरे विश्व में 229 मिलियन वर्ल्ड वाइड केस देखने को हमको मिले थे। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मलेरिया डेथ, अभी तो हमने केवल मलेरिया के केस देखे। अब यदि हम डेथ की बात कर लें तो डेथ का जो आंकड़ा है वो है 4,09,000 इन 2019। ये भी हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। बच्चों की बात करें जो कि 5 साल से कम के हैं, आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया से सबसे ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। 2019 का डाटा देखें, दे अकाउंटेड 67%, मतलब 2,74,000। टोटल तो हो रहे हैं 4 लाख, उसमें से 2,74,000 अकेले तो 5 साल से छोटे बच्चे थे। इसके अलावा यदि हम देखें अफ्रीकन रीजन, जो कि सबसे ज़्यादा मलेरिया के बर्डन से झुका हुआ है, मतलब यहाँ पर मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिलते हैं। 2019 में जितने भी केसेस आए थे और उनसे जो डेथें हुई थी, उनका 94% जो हिस्सा है वो अफ्रीकन रीजन से ही था। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो त्रिपुरा में जैसे ही मलेरिया के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, खास करके बच्चों के केसेस देखने को मिले, उनकी डेथें हुई, तो हेल्थ डिपार्टमेंट और जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसने स्टार्ट कर दिया है कैंप बनाने के लिए रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट टू डिटेक्ट मलेरिया। द अथॉरिटीज स्विंग इनटू एक्शन आफ्टर डेथ स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन इन खोवाई एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट इन रिसेंट वीक। अभी कुछ वीक हुए हैं जहाँ पर बच्चों की डेथ देखने को मिली है मलेरिया से। इसी के चलते अब क्या है ना, ये जो दूर दराज वाला एरिया रहता है, यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं रहती है। इसी के चलते इस प्रकार के कैंप यहाँ पर बनाए गए हैं।